ओके स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिए। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अंतिम खाते स्टार्ट किए थे। अंतिम खाते मतलब आपके चैप्टर का नाम है, आपके बुक में चैप्टर है वित्तीय विवरण। चैप्टर का नाम क्या है? वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण का पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे समायोजन रहित, मतलब समायोजन के बिना पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। चलिए देखिए, हम बात करते हैं अंतिम खाते। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था अंतिम खाते के बारे में कि अंतिम खाते जब भी आप बनाओगे तो उसमें हमने आपको क्या बताया था अंतिम खाते के बारे में कि अंतिम खाते में सबसे पहले याद करो, एक बार रिमाइंड करते हैं। सबसे पहले आप लोग व्यापारिक खाता का प्रारूप बनाते हैं। व्यापारिक खाते के विकलन पक्ष में किसकी एंट्री करते हैं? प्रारंभिक स्कंद की एंट्री करते हैं। इसके पश्चात आप विकलन पक्ष में क्रय की एंट्री करते हैं और उसमें से क्रय वापसी क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। आया बात समझ में? फिर उसके बाद व्यापार के तमाम प्रत्यक्ष व्यय की एंट्री कहाँ करते थे? याद करो, व्यापारिक खाते के विकलन पक्ष में, ठीक है। इसके बाद व्यापार के तमाम अप्रत्यक्ष आयोग इसके बाद व्यापार के विक्रय की एंट्री समाकलन में करते थे। अगर कोई विक्रय वापसी है तो उसको क्या कर दिया जाता था? घटा दिया जाता था। और अंत में अंतिम स्कंद लिखा जाता था समाकलन में। याद आया? समाकलन जोड़ते थे, विकलन घटाते थे, सकल लाभ आ जाता था। फिर लाभ हानि खाते का प्रारूप बनाना सीखा हम लोगों ने। लाभ हानि खाते में क्या देखा हम लोगों ने? व्यापार के जितने सकल लाभ अगर आया है तो सकल लाभ की एंट्री लाभ हानि खाते के समाकलन में, और अगर सकल हानि आया है तो सकल हानि की एंट्री लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में। आया बात समझ में कि नहीं आया? ओके। अब व्यापार के तमाम अप्रत्यक्ष आय की एंट्री समाकलन पक्ष में करोगे और व्यापार के तमाम अप्रत्यक्ष व्यय की एंट्री कहाँ करोगे? विकलन पक्ष में। याद आया आप सभी को? रिवाइज हुआ एक बार आप लोगों का, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जाएंगे सर ये प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है, ठीक। चलिए देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय के बारे में जानेंगे। समझो, जनरली क्या होता है, एक होता है क्रय स्थान, जहां से आप लोग माल क्या करते हो? व्यापार करते हो तो ना, व्यापार के लिए माल खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? तो एक होता है क्रय स्थान, जहां से आप लोग माल को क्या करते हो? खरीदते हो। एक व्यापारी माल को खरीदता है। और ये वो स्थान होता है विक्रय स्थान, जहां सर माल क्या किया जाता है? बेचा जाता है। व्यापार का माल क्या किया जाता है? जहां से बेचा जाता है, ठीक है। तो देखिए, क्रय करने के स्थान से लेकर, अच्छा ये विक्रय स्थान का कौन सा गेट है? ये मेन गेट है, ठीक है। ये विक्रय स्थान का मुख्य द्वार है, ठीक है, मुख्य प्रवेश द्वार है। ये मुख्य द्वार है विक्रय स्थान का। तो माल क्रय करने के स्थान से लेकर, माल क्रय करने के स्थान से लेकर माल को बेचने के स्थान तक के मेन गेट के पहले तक, मेन गेट के एंट्री के पहले तक, इस बीच जितने भी आप खर्चे करोगे, इस बीच जितने भी खर्चे करोगे, सारे के सारे खर्चे कौन से खर्चे कहलाएंगे? प्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। कौन से व्यय कहलाएंगे? प्रत्यक्ष व्यय। देखो ना, माल क्रय करने के स्थान से लेकर माल बेचने तक के स्थान तक, मतलब बेचने के, माल एंटर करने के पहले तक जो भी खर्चे करोगे सारे खर्चे प्रत्यक्ष व्यय है। मतलब रास्ते के जो भी खर्चे हो सारे कौन से खर्चे? प्रत्यक्ष व्यय है। एक बार आपका माल बेटा एंटर कर गया, एक बार अगर आपका माल एंटर कर गया ना, तो जो भी खर्चे होंगे विक्रय स्थान के बाद के सारे कौन से खर्चे होंगे? अप्रत्यक्ष व्यय होंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? बैठा दिमाग में? कोई पूछेगा प्रत्यक्ष व्यय क्या, क्या बोलोगे? माल क्रय करने के स्थान से लेकर माल विक्रय करने के स्थान के मध्य में जो भी खर्चे होंगे सारे खर्चे क्या है? प्रत्यक्ष व्यय है। एक बार माल हमारा अगर क्रॉस कर गया तो उसके बाद जो भी खर्चे होंगे सारे खर्चे कौन से कहलाएंगे? अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। क्लियर आप सभी को? ठीक। चलिए देखिए, तो अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, तो अब अपन काम करेंगे यहाँ पे, तो समझो। अब सवाल होता है सर प्रत्यक्ष व्यय का एग्जाम्पल बता दो ना थोड़ा। चलो एग्जाम्पल बताता हूँ प्रत्यक्ष व्यय का क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे प्रत्यक्ष व्यय का एग्जाम्पल सबसे पहला है मजदूरी। जैसे मजदूरी देते हो कि नहीं देते हो? मजदूरी कैसा मजदूरी? जैसे माल आपने खरीदा, माल को क्या किया? ट्रक में लोड कराया, तो मजदूरी दिए होगे। माल को वापस से लाए होगे, ट्रक से निकलवाए होगे, मजदूरी दिए होगे, वैसा मजदूरी। या कई बार आप माल को बनाकर बेचते हो, जैसे आप फर्नीचर का व्यापार कर रहे हो और फर्नीचर को क्या करते हो? बनाकर बेचते हो। फर्नीचर आप क्या करते हो? बनाकर बेचते हो। आप लोग डायरेक्ट माल बनाकर बेचते हो, तो क्या करोगे? आप कारपेंटर को क्या दोगे? पहले माल क्या करोगे? फैक्ट्री लेके जाओगे, मतलब लकड़ी खरीदोगे और फैक्ट्री लेके जाओगे, फिर वहाँ माल बनेगा, तो वहाँ पे लेबर काम करेगा कि नहीं करेगा? तो लेबर को आप माल बनाने का क्या दोगे? मजदूरी दोगे, तो वो भी मजदूरी क्या हो गई? प्रत्यक्ष व्यय, ठीक है। ओके, प्रत्यक्ष व्यय हो गई। आप बोलोगे सर फैक्ट्री कहाँ पर आएगा? तो बेटा फैक्ट्री वो विक्रय स्थान नहीं है, फैक्ट्री कहाँ पर आएगा? रास्ते में ही आएगा। भाई माल अगर खरीदोगे, कच्चा माल खरीदोगे तो क्या सीधा विक्रय स्थान ले जाओगे? क्या करोगे उसको? पहले फैक्ट्री ना ले जाओगे? तो फैक्ट्री भी क्या इसमें आ रहा है? रास्ते में ही तो आ रहा है। एकदम से विक्रय स्थान पहुंच जाता है क्या कच्चा माल? कभी नहीं, ठीक। तो कैसा व्यय है? प्रत्यक्ष व्यय। कैसा व्यय है? प्रत्यक्ष व्यय। तो माल अगर आपका फैक्ट्री भी जा रहा है, मतलब फैक्ट्री कारखाने के भी जो खर्चे हो सारे खर्चे प्रत्यक्ष व्यय, ठीक है। यानी मजदूरी हो गया, कारखाना व्यय हो गया, कैसा व्यय है? कारखाने की छत के नीचे जो भी खर्चे होंगे सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? प्रत्यक्ष व्यय होंगे, ठीक है। इसके अलावा आगत गाड़ी भाड़ा क्या होता है? खाली गाड़ी भाड़ा बोले या आगत गाड़ी भाड़ा ही बोले, वो भी क्या है? प्रत्यक्ष व्यय। गाड़ी भाड़ा का मतलब क्या? भाई देखिए, आप माल को क्रय करोगे, क्रय से लेकर विक्रय स्थान तक लाओगे, तो गाड़ी में लेकर आओगे कि नहीं लाओगे? अब वो गाड़ी भाड़ा कुछ भी हो सकता है, रेल भाड़ा,
फ्लाइट का भाड़ा या फिर शिप का भाड़ा, समुद्री भाड़ा, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? इसके अलावा ईंधन व शक्ति, ईंधन व शक्ति मतलब माल को बनाते तो ईंधन व शक्ति का यूज होता है कि नहीं होता है? किसका यूज होता है? ईंधन व शक्ति का। ईंधन व शक्ति कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री में ही तो यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या बात कर सकते हैं, जैसे ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है चुंगी कर। कौन सा कर? चुंगी कर होता है। ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है चुंगी कर। चुंगी कर का मतलब होता है, ऑक्ट्रॉय मतलब होता है चुंगी। बोलोगे सर चुंगी क्या होता है? देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से माल खरीद रहे हो और आप हो कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। आप मध्य प्रदेश से माल खरीद के ला रहे हो तो रास्ते में क्या पड़ेगा? एमपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जब माल को आप बॉर्डर से क्रॉस करोगे तो बदले में क्या करना पड़ता है? उस बॉर्डर पे टैक्स देना पड़ता है। उसी को बोलते हैं ऑक्ट्रॉय या फिर कौन सा कर? चुंगी कर। क्या बोलते हैं? चुंगी कर। इसी प्रकार बच्चों होता है आयात कर। कौन सा कर होता है? आयात कर। आयात कर का मतलब क्या होता है? आयात कर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप माल आयात कर रहे हो। आयात का मतलब क्या होता है? आप किसी दूसरे देश से, लंदन से माल खरीद के ला रहे हो, तो लंदन से माल खरीद के लाओगे, हिंदुस्तान के बॉर्डर में आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो इंडिया के बॉर्डर पे अपन को आयात शुल्क क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। कैसा है ये? प्रत्यक्ष। देख लो भाई, आप ही बताइए, सारे खर्चे कौन से खर्चे हैं? रास्ते के कि नहीं है? अगर इसमें से कोई भी रास्ते का खर्चा नहीं होगा तो मेरे को बोलना कि सर ये आप गलत बोल रहे हो, यहाँ पे रास्ते का खर्चा नहीं है, बोल देना मेरे को। समझ गए? अभी तक तो रास्ते का खर्चा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है। इसके अलावा होता है जैसे आयात कर हो गया, ये हो गया इस प्रकार से। इसके अलावा जैसे कि किसी प्रकार का इसके अलावा मैंने गाड़ी भाड़ा बोल दिया, सब आ जाएगा। रेल भाड़ा, समुद्री भाड़ा, सारे भाड़े आ जाएंगे। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं बंदरगाह व्यय। क्या बोल सकते हैं? बंदरगाह व्यय। बंदरगाह व्यय। बंदरगाह व्यय मतलब क्या होता है? माल जैसे अपन फॉरेन से लेकर आते हैं माल, तो माल को लेकर आते तो बंदरगाह में माल ठहरता है। ऐसा थोड़ी ना माल आ गया तो बंदरगाह में, देखना फिल्मों में देखोगे कंटेनर लगे रहता है, बहुत सारा बड़ा बड़ा कंटेनर फिल्मों में देखोगे बंदरगाह के किनारे। तो कंटेनर का माल हमारा वो कंटेनर में क्या होता है? पड़े रहता है। तो वो 2-3 दिन 4 दिन बाद हम माल को लेने जाएंगे, तब तक माल वहाँ पड़ा है ना, तो कंटेनर का चार्जेस वगैरह लेगा, उसको बोलते हैं बंदरगाह व्यय बोला जाता है। समझ में आ गया? इसके अलावा बच्चों अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क, ठीक है। और कोई भी अन्य व्यय, अन्य प्रत्यक्ष व्यय, अन्य प्रत्यक्ष व्यय, ठीक है। अन्य प्रत्यक्ष व्यय ये सब किस में आते हैं? प्रत्यक्ष व्यय में आते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आया? कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? तो ये सारे के सारे व्यय कौन से व्यय होते हैं? प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। ठीक, तो हमने बात किया किसके बारे में? प्रत्यक्ष व्यय के बारे में। ठीक है, अब बात आती है किसकी? अप्रत्यक्ष व्यय की बात करते हैं अपन। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे अप्रत्यक्ष व्यय की। देखिए अप्रत्यक्ष व्यय का मतलब क्या होता है? मैंने बोला, बताओ अप्रत्यक्ष व्यय का मतलब क्या है? माल आपका एक बार क्रॉस कर गया, उसके बाद जो भी खर्चे हो रहे, सारे खर्चे कौन से खर्चे होंगे? अप्रत्यक्ष व्यय होंगे। आई बात समझ में? कौन से खर्चे होंगे? अप्रत्यक्ष। तो चलो बच्चों देखो, तो अप्रत्यक्ष व्यय क्या हो सकता है? जैसे वेतन। भाई बस वेतन देते हो ना, वेतन किसको देते हो? मजदूरी और वेतन में क्या अंतर है? मजदूरी का मतलब होता है जब आप कोई फिजिकल काम करता है ना कोई, तो उसके बदले में जब आप उसको पैसा देते हो उसको बोलते हैं मजदूरी। और जब कोई मेंटली काम करता है, टेबल कुर्सी में बैठ के क्या करता है, बाबू वाला काम करता है, क्लर्क वाला काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? वेतन। उसको बदले में पारिश्रमिक दोगे, उसको बोलेंगे वेतन। तो वेतन बताओ रास्ते का खर्चा है कि ऑफिस का खर्चा है? ऑफिस का खर्चा। तो ये किसमें आ जाएगा? प्रत्यक्ष व्यय में, अप्रत्यक्ष व्यय में। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि वेतन हो गया, इसके अलावा मतलब कार्यालय व्यय हो गया। कौन सा व्यय हो गया? कार्यालय व्यय, मतलब कार्यालय के छत के नीचे जो भी खर्चे हो गए। हरास हो गया। खाली हरास बोलेगा मतलब ये मान के चलेंगे कि वो मतलब फैक्ट्री के ही मतलब फैक्ट्री का नहीं है, मतलब वो व्यापार से रिलेटेड है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष व्यय। चलिए और बताते हैं अप्रत्यक्ष व्यय का एग्जाम्पल। बहुत सारे इसके अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, जैसे कि डाक व्यय हो गया। क्या हो गया? डाक व्यय। डाक वगैरह का खर्चा करते हैं अपन लोग, डाक व्यय समझ रहे हो? डाक व्यय, पोस्ट वगैरह, पोस्ट ऑफिस का खर्चा। इसके अलावा बट्टा दिया, बट्टा अगर आप देते हो, छूट या बट्टा देते हो, या फिर इस किसी प्रकार का अगर आप छूट या बट्टा देते हो, या व्यापार के सामान्य व्यय हो गए, सामान्य व्यय हो गए, या फिर व्यापारिक व्यय हो गए। कौन से व्यय हो गए? व्यापारिक व्यय हो गए। ठीक है, अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। व्यापार के छोटे मोटे खर्चे क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। इसके अलावा निर्गत गाड़ी भाड़ा। कौन सा गाड़ी भाड़ा? निर्गत गाड़ी भाड़ा। निर्गत गाड़ी भाड़ा बोलोगे सर ये निर्गत गाड़ी भाड़ा, बड़ा बच्चे इसी में गलती करते हैं, पता है? सुनो ध्यान से, इधर देखो। गाड़ी भाड़ा जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आगत गाड़ी भाड़ा। कौन सा गाड़ी भाड़ा? आगत गाड़ी भाड़ा। आगत गाड़ी भाड़ा मतलब आने पर भाड़ा, आने पर भाड़ा। और एक होता है निर्गत गाड़ी भाड़ा। निर्गत गाड़ी भाड़ा। निर्गत गाड़ी भाड़ा का मतलब क्या होता है? निर्गत गाड़ी भाड़ा का मतलब होता है जाने पर भाड़ा। ठीक, अब देखो, आगत गाड़ी भाड़ा मतलब आने पर भाड़ा। माल आता कब है? कब आता है माल?
जब खरीदते हैं अपन लोग। माल कब आता है? जब अपन लोग माल को खरीदते हैं, ठीक है। तो माल क्रय करोगे तो क्रय पर भाड़ा, एक तरह से आगत गाड़ी भाड़ा का मतलब क्या है? क्रय पर भाड़ा। बताइए कैसा व्यय, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? रास्ते का खर्च है, वेरी गुड। कैसा व्यय है? प्रत्यक्ष व्यय है, ठीक है। और एक होता है निर्गत गाड़ी भाड़ा। निर्गत गाड़ी भाड़ा मतलब क्या होता है? विक्रय पर भाड़ा। विक्रय पर भाड़ा होता है, क्या होता है? विक्रय पर भाड़ा। बेचने पर भाड़ा, तो बताइए बेचने पर भाड़ा है, ये कैसा व्यय है? अप्रत्यक्ष व्यय। कैसे? क्योंकि बात का खर्चा है। बेचने पर भाड़ा आप कब देते हो? जब माल वहां पहुंचा, रखा था, कस्टमर को पसंद आया, लेके जा रहा, तब भाड़ा दे रहे हो। तो कब का खर्चा? बात का खर्चा हुआ ना बॉस। तो कैसा खर्चा है? अप्रत्यक्ष व्यय। नहीं आया समझ में? अब कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ये होता है, कोई दिक्कत इसमें? निर्गत गाड़ी भाड़ा। इसके अलावा हम बोल सकते हैं यात्रा व्यय। क्या होता है? यात्रा व्यय। यात्रा व्यय का मतलब क्या होता है? हमारे माल को बेचने के पर्पज से हमारे बहुत सारे जो मार्केटिंग जो सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं? जगह जगह भ्रमण करते हैं ना माल बेचने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? यात्रा व्यय। यात्रा कर रहे ना, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश भ्रमण करते हैं ना, उसको बोलते हैं यात्रा व्यय। कैसा व्यय है? अप्रत्यक्ष व्यय। कैसा व्यय है? अप्रत्यक्ष व्यय। इसके अलावा विज्ञापन, क्या बोलेंगे? विज्ञापन। ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज अगर आप दोगे, ठीक है, या किसी प्रकार का पैसा डूबता है, डूबत ऋण। क्या बोलते हैं? पैसा डूबता है तो डूबत ऋण। यार देखो, ज़्यादा देखो, वह तो अनगिनत वह, बस आपको रट्टा तो मारना नहीं है। मेरे को भी याद नहीं देखो सारे वह, ठीक, दिमाग लगाना है। जो वह क्रय स्थान से विक्रय स्थान के बीच में होंगे, सारे कौन से वह होंगे? प्रत्यक्ष। उसको व्यापारिक खाते के विकलन में लिखोगे। माल जो एक क्रॉस हो रही है, विक्रय स्थान के बाद के जो भी खर्च होंगे, सारे कौन से वह होंगे? अप्रत्यक्ष। कोई भी हानि होगी तो अप्रत्यक्ष हानि, ठीक है। जैसे डूबत ऋण हो गया, या किसी प्रकार का मान लीजिए संपत्ति के विक्रय पर हानि, संपत्ति के विक्रय पर हानि, विक्रय पर हानि। कैसे वह है? सारे कैसे हानि है? अप्रत्यक्ष हानि है। समझ आया कि नहीं आया? ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे व्यय हो सकते हैं, जैसे कि लेखन सामग्री हो सकता है, मोबाइल बिल का खर्चा हो सकता है, बिक्री व्यय हो सकता है। विज्ञापन बोला, बिक्री व्यय में आ जाएगा। विज्ञापन किस में आ जाएगा? बिक्री व्यय में आ जाएगा। समझ में आ गया? जो भी व्यय है, सारे व्यय कौन से होंगे? अप्रत्यक्ष व्यय। कोई परेशानी है तो बोल दो, नहीं है? चलो, तो ये तो बात हुई व्यय की। अब बारी आती किसकी? आय की। तो देखो बच्चों, आय भी कितने प्रकार का होता है? एक मिलेगा आपको प्रत्यक्ष आय, और एक होगा अप्रत्यक्ष आय। मतलब वो आय जो आपके व्यापार से डायरेक्टली रिलेट करता है। ऐसा आय जो आपके व्यापार को डायरेक्टली रिलेट करता है, जो आपके व्यापार का व्यय है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यय। और प्रत्यक्ष आय बोलते हैं। प्रत्यक्ष आय पता कौन है? विक्रय प्रत्यक्ष आय है। कौन है प्रत्यक्ष आय? सिर्फ एक चीज, और वो है तुम्हारा विक्रय। भाई जिसका माल बेचते हो वही तो तुम्हारा मेन है। इनकम का सोर्स क्या है? वही तो तुम्हारा इनकम का सोर्स है। जो माल बेचोगे वही तो तुम्हारा आय है। इसके अलावा और कोई आय का तो साधन है नहीं प्रत्यक्ष आय में, तो विक्रय है। अप्रत्यक्ष आय मतलब अब माल को हम लोग व्यापार कर रहे हैं कपड़ा का, मान लो कपड़े का व्यापार करते हैं, तो कपड़ा बेच के जो पैसा आता है वो कैसा आय है हमारे लिए? व्यापार का मेन आय है, ठीक। अब अप्रत्यक्ष आय, अब मान लीजिए आपने अपने व्यापार का एक हिस्सा किराए पर दे रखा था, किराया मिल रहा है, क्या आपके व्यापार का आय है? वो तो आपका कैजुअल इनकम है, आकस्मिक आय है। तो बेटा वो कैसा आय है? अप्रत्यक्ष आय। कैसा आय है? अप्रत्यक्ष। तो देखो अप्रत्यक्ष आय है, तो अप्रत्यक्ष आय है, जैसे अप्रत्यक्ष आय में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि किराया मिला, बट्टा मिला, ब्याज मिला, आपको अगर किसी प्रकार का ब्याज मिलता है, ब्याज मिला, ठीक। इसके अलावा लाभांश मिला, किसी प्रकार का लाभांश मिलता है आपको, ठीक है। या फिर किसी प्रकार के संपत्ति के विक्रय पर लाभ, संपत्ति के विक्रय पर लाभ, तो इस प्रकार के व्यय है। या कमीशन आपको मिला, अगर कमीशन आपको मिलता है, तो बेटा ये सब कैसे व्यय आय है? आय तो है, लेकिन आपके ऐसे आय हैं जो आपके व्यापार को रिलेट नहीं करते, आपके व्यापार से रिलेटेड नहीं है, परंतु फिर भी आय तो हुआ है ना, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष आय बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब मेन आपके व्यापार का आय कौन है? विक्रय। ये नहीं आएंगे अलग मैटर है, इसका आना क्या है? जरूरी है। जैसे आपके घर में आय तो आता होगा, आपके घर में पापा सैलरी लाते होंगे कमा के, तो मेन आय का सोर्स क्या है आपके घर में? जो पापा कमा के लाते हैं सैलरी, वो आपके मेन आय का सोर्स है। बाकी आप इधर उधर से कमाते हो, अलग मैटर है, छोटा मोटा है, उससे घर नहीं चलने वाला, नहीं पता उसका क्या कहानी है ना, उसका कोई भविष्य है नहीं है, वो तो अलग मैटर है, ठीक। तो मेन आय का सोर्स क्या है? जो आपके मेन आय का सोर्स होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष आय बोलते हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष व्यय। भूलोगे तो नहीं? पक्का? चलिए नोट कर लीजिए।
अब चलिए इसके बाद हम लोग क्या बनाया करते थे, याद करो चिट्ठा। तो चिट्ठे का प्रारूप याद करो, एक पक्ष होता है दायित्व तो दूसरा पक्ष होता है संपत्ति। दायित्व में क्या क्या लिखोगे, पूंजी लिखोगे, पूंजी में लाभ को, शुद्ध लाभ को जोड़ देना, शुद्ध हानि तो क्या कर दोगे, घटा दोगे। इसके अलावा आरन को क्या कर दोगे, घटा दोगे। और फिर उसके बाद क्या करोगे, आयकर को भी क्या कर दोगे, घटा दोगे। दिमाग में बैठा। इसके बाद अपन दायित्व पक्ष में क्या लिखते थे, याद करो, जितने भी व्यापार के स्थायी दायित्व है उसकी एंट्री दायित्व पक्ष में, जितने भी चालू दायित्व है उसकी एंट्री दायित्व पक्ष में। याद आया। स्थायी संपत्ति में आ जाते थे, संपत्ति में आ जाते थे, संपत्ति में लिखते थे स्थायी संपत्तियां और जितनी भी चालू संपत्ति है। और मैंने जब तलपट पढ़ा था तब सारे संपत्ति दायित्व की लिस्ट हमने आपको डिस्कस किया था, याद है। चलो फिर हमको आपको बता देते, संपत्ति दायित्व का लिस्ट बता दें क्या क्या होता है संपत्ति दायित्व। देखो फिर से एक बार फटाफट हम आपको डिस्कस कर देते हैं संपत्ति क्या क्या होता है। आपको सिखाया गया है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी संपत्तियां और दूसरी होती है चालू संपत्ति। दोनों ही संपत्ति अपने आप में। तो स्थायी संपत्ति में शुरुआत कहाँ से होती है, बड़ी संपत्ति से होती है। जैसे सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, भूमि व भवन। उसके बाद अगली बड़ी संपत्ति क्या होती है, यंत्र व संयंत्र, यंत्र व संयंत्र, या इसको प्लांट या मशीनरी भी बोला जा सकता है। यंत्र का मतलब मशीनरी और संयंत्र का मतलब प्लांट, समझ गए। इसके अलावा उपस्कर, उपस्कर का मतलब क्या होता है, फर्नीचर वगैरह, ठीक है, फर्नीचर वगैरह हो गया, या किसी प्रकार का विनियोग हो गया, विनियोग आपने खरीद रखा है वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा नहीं, विनियोग पर ब्याज यहाँ कहाँ से आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। गाड़ियाँ हो गई, जैसे आपके पास कोई भी मोटरसाइकिल है, मोटर कार है, वैन वगैरह है, गाड़ियाँ वगैरह है, वो हो गया। इसके अलावा ख्याति हो गया, ख्याति हो गया, पेटेंट हो गया, पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है एकस्व हो गया, एकस्व हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्थायी संपत्ति में आती है। और अन्य, हाँ जी, कॉपीराइट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल कॉपीराइट हो गया। ये सब जितनी भी संपत्ति कौन सी संपत्ति में आती है, स्थायी संपत्ति में आती है। कॉपीराइट्स वगैरह स्थायी संपत्ति में आती है, ठीक है। ये सब स्थायी संपत्ति में आती है, इसकी एंट्री संपत्ति पक्ष में लिखोगे। चालू संपत्ति में क्या क्या आ सकता है, जैसे रोकड़ हाथ में, हस्तस्थ रोकड़, क्या बोलेंगे, हस्तस्थ रोकड़, ठीक है। इसके पश्चात क्या हो सकता है, बैंक में रोकड़, बैंक में रोकड़, ठीक है। इसके पश्चात क्या हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, स्टॉक यानी कि माल, ठीक है, गुड्स, जिस चीज़ का तुम व्यापार करते हो वो। इसके पश्चात क्या हो सकता है, देनदार हो सकता है। इसके पश्चात क्या हो सकता है, प्राप्ति पत्र हो सकता है। और क्या हो सकता है, संपत्ति के क्षेत्र, हाँ जी, अल्पकालीन विनियोग, कम समय के लिए विनियोग अगर आपने किया है तो वो हो सकता है स्थायी संपत्ति में, ठीक है। और क्या हो सकता है, सबसे चीज जो अंडरलाइन करने वाली चीज है वो है तुम्हारा पूर्वदत्त व्यय। बच्चे क्या सोचते हैं, इसको व्यय लिखा है तो समझ जाते हैं कि अरे ये तो व्यय है, तो चलो इसको हम लोग कहाँ डाल देते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय में डाल देते हैं या लाभ हानि खाते में डाल देते हैं। भैया ये पूर्वदत्त व्यय है, पूर्वदत्त व्यय जो है संपत्ति है, ये व्यय नहीं असल में, पूर्वदत्त व्यय, पहले से आपने व्यय दे दिया है। यानी कि तुम्हारा क्या है, स्थायी चालू संपत्ति, क्या है ये, संपत्ति, क्योंकि ये पूर्वदत्त व्यय है, मतलब अगले साल का खर्चा आपने इसी साल दे दिया है। देना अगले साल था, दे दिया कब, इसी साल। क्या है ये, पूर्वदत्त व्यय है। याद रखना संपत्ति है, व्यय नहीं है। कभी भी कोई पूछे ना पूर्वदत्त क्या है, अपने दोस्त से ऐसी मजाक में पूछना, ये पूर्वदत्त व्यय है, क्या है बता, व्यय है कि आय है, क्या है बता, तो सामने वाला बोलेगा अरे व्यय नहीं बोलना, संपत्ति है। क्या है, संपत्ति। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, उपार्जित आय। क्या होता है, उपार्जित आय। ये भी अंडरलाइन करने वाली चीज है भैया, उपार्जित आय। उपार्जित आय मतलब अप्राप्त आय, यानी ऐसा आय जो भी आपको प्राप्त नहीं हुआ है इस साल का, परंतु ये साल बीत गया, पैसा आपको मिला ही नहीं, प्राप्त ही नहीं हुआ। कैसा आय है, अप्राप्त आय है। संपत्ति है ये, ना कि आय है, आय नहीं है। क्या है बॉस, ये संपत्ति है। समझ आया। इसके पश्चात ये हो गया, चलो सारी चीजें हो गई, कुछ बची क्या, नहीं बची। अब आते हैं अपन दायित्व में। किसमें आ जाते हैं, दायित्व में। तो बच्चों दायित्व में क्या क्या चीजें आती है, तो दायित्व में आपको सबको पता है, दायित्व दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी दायित्व, स्थायी दायित्व होता है, दूसरा चालू दायित्व होता है। तो स्थायी दायित्व में सबसे पहला दायित्व जो मेन दायित्व होता है वो होता है तुम्हारा पूंजी, पूंजी होता है, ठीक है। ऋण होता है, बैंक से ऋण होता है, बैंक से ऋण होता है, ठीक है। बैंक से ऋण लिया या आपने किसी भी अन्य व्यक्ति से भी अगर आपने किसी प्रकार को उधार लिया तो ये इसमें आ जाता है, किसमें, स्थायी दायित्व। दो ही चीजें और कुछ खास है नहीं। इसके बाद यहाँ पर लेनदार होते हैं, और क्या हो सकते हैं, देय विपत्र हो सकते हैं, बैंक अधिविकर्ष हो सकते हैं, बैंक अधिविकर्ष हो सकते हैं, अदत्त व्यय। हाँ ये भी अंडरलाइन करने वाली चीज है भैया, इसको व्यय समझ लेते, परंतु ये क्या है, दायित्व है। इसके अलावा अनुपार्जित आय, क्या हो सकता है ये, अनुपार्जित आय मतलब अग्रिम आय। कैसा है, अग्रिम आय बॉस। ये सब जो है तुम्हारा क्या है, अग्रिम आय, अनुपार्जित। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम अंतिम खाते बनाएंगे, कोई समस्या है, परेशानी आएगी हमको, नहीं आएगी। चलिए नोट करना पसंद करेंगे, नोट कर लीजिए।
चलिए स्टूडेंट्स, इस बार आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है। हम लोग को इस क्वेश्चन से व्यापारिक खाता, लाभानी खाता और फर्म का चिट्ठा तैयार करना है। ठीक, तो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया गया था, जब भी अंतिम खाते बनाए जाते हैं, वित्तीय विवरण बनाया जाता है, वो आप लोग वित्तीय विवरण कैसे बनाते हैं, तलपट के आधार पर बनाते हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 16 आपके बुक नवबोध है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 16 देखना। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है श्री बाबू भाई तलपट 31 मार्च 2015 का आपको दिया गया है। आपके क्वेश्चन में पूंजी दिया है, विविध लेनदार है, विक्रय है, प्रारंभिक रहती है, ऐसे सारी चीजें आपके सामने क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, अब इन सब लिस्ट में कुछ संपत्ति है, कुछ दायित्व है, कुछ व्यय है, कुछ आय है। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें कहाँ लिखाएगी, आप फटाफट टिक लगाते जाएंगे। कौन सी चीजें कहाँ लिखाएंगे उस पर क्या लगाना है, आपको टिक लगाना। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, फटाफट टिक लगाते जाओ, किसको कहाँ लिखना है। ठीक है, जैसे पूंजी, दिमाग लगाओ, पूंजी कहाँ लिखा जाता है, पूंजी का पता क्या है। अच्छा, कोई भी चीज जो तलपट में अंदर दी हुई है ना, वो कोई भी चीज दोबारा रिपीट नहीं होगी, केवल एक ही जगह एंट्री होगी। जैसे आप लोग का एड्रेस है कि नहीं, हर किसी का, आप किसी जगह से आते हो तो आपका एड्रेस वही है ना, किसी और प्रकार का कोई जगह कोई और एड्रेस हो, आपका एक ही एड्रेस है ना। तो वैसे सबका अपना अपना क्या है, एक एड्रेस है। आपको बताना है कि ये संपत्ति में एंट्री होगी, कि दायित्व में एंट्री होगा, कि ये व्यापारिक खाते में होगा, कि लाभानी खाते में होगा, आपको बताना है। ठीक है, चलो बताओ, पूंजी कहाँ एंट्री होता है, दायित्व में होता है, इसको टिक लगा ले करो, दायित्व। ठीक है, विविध लेनदार कहाँ एंट्री होता है, दायित्व मतलब डी, चलो मैं डी बोल देता हूँ। विविध लेनदार संपत्ति होती है तो संपत्ति में एंट्री होगा। विविध लेनदार दायित्व होता है, दायित्व में एंट्री होगा। विक्रय आय होता है तो किस में एंट्री होगा, आपका व्यापारिक खाते में एंट्री होगा, व्यापारिक खाते के समाकलन में। याद आया, प्रारंभिक रहता है व्यापारिक खाते के विकलन में, क्रय व्यापारिक खाते के विकलन में, भवन संपत्ति में, क्रय वापसी घटता है क्रय में से, मशीन संपत्ति में, फर्नीचर संपत्ति में, प्राप्ति पत्र संपत्ति होता है, पढ़ाएं आप लोगों को। वेतन अप्रत्यक्ष व्यय यानी कि लाभानी खाते के, कहाँ आएगा, लाभानी खाते के विकलन में, खर्चा है। बीमा व्यय है तो लाभानी खाते के विकलन में। भाड़ा कैसा व्यय है, प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष व्यय है तो किसमें जाएगा, ये व्यापारिक खाते में। ठीक है, व्यापारिक व्यय कि कैसा व्यय, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष भैया, व्यापार का खर्चा। क्या सीखा है, थोड़ा दिमाग चलाओ ना, अपना बुद्धि चलाओ। क्या है क्या, अप्रत्यक्ष व्यय किसमें आएगा, लाभानी खाते के विकलन में। मजदूरी प्रत्यक्ष व्यय व्यापारिक खाते के विकलन में। नगद मतलब होता है रोकड़, किसमें जाएगा बोलो, संपत्ति, किसमें जाएगा, रोकड़ संपत्ति में। तो ऐसे सबका आता पता, बनाना चालू करें फटाफट, ऐसे आप सेलेक्ट कर ले करो, कौन सी चीज की एंट्री कहाँ होगी, आप तुरंत सेलेक्ट करे करो, पहचानना आना चाहिए। ठीक है, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सबसे पहले जैसे बना रहा हूँ वैसे ही बनाना। सबसे पहले आप लोग कॉलम क्रिएट करना, इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लेना। ठीक है, ये कॉलम क्रिएट कर लोगे अपने पूरे कॉपी में, इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लो और यहाँ पे कॉलम बना लेना, लिखना विवरण, और ये कॉलम होगा राशि का, ये कॉलम होगा विवरण का, और ये कॉलम होगा राशि का। ऊपर हेडिंग लिखना व्यापारिक, ऐसा लिखना हेडिंग हमेशा, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता। व्यापारिक एवं क्या लिखना पड़ेगा, लाभ हानि खाता, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता। ठीक, ब्रैकेट में लिखना 31 मार्च, देखो डेट क्या दिया उसमें, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु, समाप्त होने वाले वर्ष हेतु, समाप्त वर्ष हेतु, ऐसा ब्रैकेट में आपको क्या करना है, लिखना है। ये आपका विकलन पक्ष है और ये तुम्हारा समाकलन पक्ष है। अब बनाना स्टार्ट करें, चलिए बोलिए। याद करो सबसे पहले अपन क्या बनाते थे, व्यापारिक खाता। बोलो विकलन में क्या लिखते थे, याद करो फॉर्मेट। सर सबसे पहले हम लोग लिखते थे प्रारंभिक स्कंद, याद आया, फॉर्मेट याद आया कि नहीं आया। तो बोलो प्रारंभिक स्कंद कितना दिया है, देखो खोजो, इसमें खोज के लिखना पड़ेगा आपको। खोजिए कितना दिया है, 5340, क्या लिखो खटाक से 5340। फिर याद करो क्या लिखा करते थे, क्रय लिखा करते थे। कितना दिया, देखो खोजो, क्रय है क्या, क्रय देखो मिलेगा 25,800, कितना दिया है। इसको इनर कॉलम में लिखना, इसको कहाँ लिखना, इनर कॉलम में। माइनस कर देना क्रय वापसी, खोजो देखो क्रय वापसी है क्या, चेक करो। हाँ कितना है, 3,800, 3,800 खटाक से घटा दो, कितना आ जाएगा बोलो, बाहर निकलेगा 22,000। कितना निकलेगा बाहर, 25,800 में से 3,800 घटाओगे कितना आएगा, 22,000 आएगा बाहर। ठीक, आगे बढ़े। इसके अलावा याद करो विकलन में अपन और क्या लिखते थे, प्रत्यक्ष व्यय लिखते थे। क्या लिखते थे, ऐसा खर्चा जो क्रय स्थान से विक्रय स्थान के बीच का खर्चा हो। खोजो देखो प्रत्यक्ष व्यय क्या क्या है, खोजो इसमें प्रत्यक्ष व्यय क्या क्या है। वेतन तो अप्रत्यक्ष है, बीमा भी अप्रत्यक्ष व्यय है। बात का खर्चा ना, भाड़ा, हाँ भाड़ा रास्ते का खर्चा ना, कौन कौन सा रास्ते का खर्चा बताओ, भाड़ा, क्या भाड़ा, तो लिखो खटाक से भाड़ा। कितना दिया भाड़ा बताओ, 460 लिखो। और देखो प्रत्यक्ष व्यय क्या है, मजदूरी, वेरी गुड, क्या है मजदूरी, मजदूरी लिस्ट दी है ना, मजदूरी कितना 830।
नहीं मिलता तो देखना बुक के शुरुआत में आप लोग का लाभ हानि खाते के प्रारूप में सारे व्यय का लिस्ट भी दिया है, थोड़ा पढ़ना चाहो तो आप लोग एक बार पढ़ भी सकते हो। ठीक है, क्या हो गया, भाड़ा या फिर मजदूरी। चलो, और कोई प्रत्यक्ष व्यय दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। अब अपन आ जाते समाकलन में। याद करो समाकलन में सबसे पहले क्या लिखते थे, विक्रय लिखते थे। कितना दिया विक्रय, खोजो यहाँ पे, 33,600 दिया ना विक्रय। क्या घटाया करते थे, याद करो इसमें, विक्रय वापसी। क्या घटाते थे, विक्रय वापसी। चेक करो विक्रय वापसी है क्या, चेक करो, चेक करो। नहीं है विक्रय वापसी, पक्का नहीं है, कहीं भी नहीं है विक्रय वापसी। चलो नहीं है तो फिर क्या करो, मत घटाओ, सीधा बाहर लिख दो इसको, 33,600 को सीधे बाहर लिख देना। समझ आ गया? फिर याद करो समाकलन में क्या लिखते थे बताइए, वेरी गुड, अंतिम स्कंद लिखते थे। ठीक है, कितना रुपया लिखेंगे अंतिम स्कंद? तलपट में नहीं मिलेगा ना अंतिम स्कंद, कहाँ मिलेगा, बाहर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बाहर हमेशा। कितना, 3500, 6500, ओके, 3500, 3500। समझ में आ गया? क्या व्यापारिक खाते में इसके अलावा और कोई एंट्री होती है? नहीं सर, नहीं होती है। बस क्या करना, एक लाइन यहाँ पे छोड़ना और एक या दो लाइन छोड़ देना। दो लाइन छोड़ के खाते को क्या करना, बराबर से बंद कर देना। कर दिए बंद। अब चलो समाकलन जोड़ते, कितना आएगा समाकलन, 33,600 और 3500, जोड़ो जल्दी से। 0 0 1 6 6 9 7, 37,100। कितना है, 37,100। वैसे विकलन जोड़ो, चलो विकलन जोड़ो। 22 22 5 कितना हो गया, 27,000। 27,000 वो हो गया, 27,000 हो गया। 22 5 27,000, 22 5 27, 3 4 3 7, 7 और 8 15। कितना हो गया, 1500 ये हो गया, 1500 और 40 60 100 130। तो विकलन आपने जोड़ा 0 3 6 8 और ये 28,630। कितना है, 28,630। देखो विकलन और समाकलन को आपस में घटावा था ना, शेष निकालना। चलो समाकलन आया 37,100, विकलन आया 28,630। चलिए घटाते हैं। 0 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। और इधर पे 16 में से 8 जाएगा, 6। 6,470। अरे भाई आंसर तो कुछ और ही आ रहा है यार, हमारा आंसर नहीं आया क्या हम लोग का? ये तो गलत बात हो गया भाई, ये जोड़े घटाए गलत है हम लोग। 3500 लिखे, मजदूरी कितना लिखे अपन लोग, 830 लिखे ना मजदूरी। हाँ, और अपन ने भाड़ा कितना लिखा, 680। नहीं, भाड़ा जो है 680 बॉस, 460 नहीं है, 680 है। कितना है भाड़ा, 680 मैंने गलत लिख दिया गलती से, 680 भाई भाड़ा 680 है। हाँ बाकी सब ठीक है, प्रारंभिक क्या, बाकी सब ठीक है। 680 सॉरी, 680 जोड़ना था अपन लोग को। चलो फिर से जोड़ते हैं, चलो जोड़ो जल्दी से। 22 पर 27, 27,000 अलग हो गया, 27 8 6 3 9 9 और 8 17, 1700। 27,000 प्लस 1700, ठीक है। और इधर कितना आया था, 6 4 8 4 12, 12 और 30 15, 150। 0 0 5 8, यह आ जाएगा 8 8 और ये 2, 28,850, 28,850। अब चलो घटाओ जोड़ो। 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 2 जाएगा 8 जाएगा 2, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 17 क्यों, 16 में से आएगा 8, 8,250। हाँ आ गया आंसर, कितना है, 8,250। देखो समाकलन, देखो समाकलन ज़्यादा था, विकलन कम था, शेष कहाँ आया, यहाँ आया। क्या लिखेंगे, 8,250। यहाँ लिख देना सकल लाभ। क्या आ गया तुम्हारा, सकल लाभ आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब आप इसको क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। अब आप किस में, ये हो गया तुम्हारा व्यापारिक खाता, ये बन गया तुम्हारा व्यापारिक खाता। अब हम क्या बनाएंगे, लाभ हानि खाता। क्या बनाएंगे, लाभ हानि खाता। तो ये जो सकल लाभ आता है उसकी एंट्री कहाँ करते, लाभ हानि खाते के, विकलन में कि समाकलन में, समाकलन में। तो समाकलन में लिखना सकल लाभ। कितना आया, 8,250। अब याद करो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, जितने भी व्यापार के अप्रत्यक्ष हुए हैं उसकी एंट्री विकलन में, जितने भी अप्रत्यक्ष आए हैं उसकी एंट्री समाकलन में। याद आया कि नहीं आया, करें एंट्री। चलो तो सबसे पहले अपन व्यय की बात करते हैं। देखो प्रत्यक्ष पूंजी तो दायित्व संपत्ति, दायित्व है नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, लेनदार नहीं आएगा, विक्रय नहीं आएगा, प्रारंभिक स्कंद नहीं आएगा, क्रय नहीं आएगा, भवन नहीं आएगा, क्रय वापसी नहीं आएगा, मशीन तो संपत्ति होता है, फर्नीचर वगैरह वगैरह नहीं आएगा, सीधा वेतन आएगा। क्या आएगा, पहचान के लिखना बॉस। क्या लिखेंगे, वेतन। वह है ना कि आय है, वह है तो वेतन लिखो। कितना रुपया दिया वेतन, जल्दी खोजो, कितना दिया बताओ वेतन। वेतन दिया अपन लोग को 2,650। कितना दिया है, 2,650 वेतन। नहीं मैं बुक से देख रहा हूँ ना, बुक में सही लिखा है, मैंने गलत लिख दिया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, वो दिख नहीं रहा ठीक से। 2,650 वेतन जो है 2,650 है। उसके पश्चात बताओ क्या आएगा, बीमा। क्या आएगा, बीमा। तो बीमा वह है कि आय है,
बीमा जो होता है वह होता है भैया। अरे बीमा हम लोग देते हैं कि लेते हैं भैया बीमा? तो फिर वह हुआ ना, क्या हुआ? वह होगा। क्या होगा? वह। कितना रुपया? 370। इसके अलावा भाड़ा, भाड़ा आएगा क्या? भाड़ा तो हो चुका, नहीं आएगा। ठीक है। व्यापारिक व्यय आएगा क्या? व्यापारिक व्यय अप्रत्यक्ष व्यय कि अप्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। क्या है? लिस्ट दी है कि नहीं दी है? तो व्यापारिक व्यय लिखो इसको विकलन में, व्यापारिक व्यय। ऐसा विकलन में लिख देना व्यापारिक व्यय। देखो व्यापारिक व्यय कितना दिया है यहाँ पर? 460 लिखिए, 460। इसके पश्चात मजदूरी तो हो चुका है, नगद तो संपत्ति हो तो आने से रहा, बस और कुछ भी नहीं आएगा। बस अभी खाता बंद करो। आए तो है नहीं कुछ भी, आए है क्या यहाँ पे? कोई भी आए नहीं है। समाकलन जोड़ो घटाओ, चलो 8250 समाकलन आया। चलो 8250 इसको जोड़िए, कितना आ रहा है? 2002, तो आ गया 2002। 6 3 9 9 4 बोलो 13 और 7 6 13, 13 और 5 13 5 18, तो ये आ गया 18। जोड़ो 8 4 3 ये 0 348, सॉरी हाँ 348। कितना आया भाई? 3 0 कैसे आ गया? 2 आया 02, उसके बाद 6 3 9 9 9 और 4 9 4 13, अरे 8 तो सॉरी ये 8 हो गया, ये तो हो गया 8 4 3 0। अच्छा सॉरी, अरे हाँ इकाई भी तो है 0। हाँ 3480, 3480 कितना है? 8250 में से 3480 को घटा दो, 0 15 में से 8 जाएगा, बोलो बोलो 7। उसके बाद 11 में से 4 जाएगा 7, और इधर आ जाएगा कितना? 4। 4770 आया। समाकलन ज़्यादा है, विकलन कम है। ठीक है, चलो तो लिखेंगे 4770। क्या लिखेंगे? शुद्ध लाभ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? शुद्ध लाभ। ठीक है, 8250। तो देख लो बच्चों, तुम्हारा क्या बनकर तैयार हो गया? बोलो क्या बनकर तैयार हो गया? व्यापारिक और लाभ हानि खाता। अब हम क्या बनाएंगे? चिट्ठा। ऐसी बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए, इस तरह से हमने व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता बनाना सीख लिया। अब बारी किसकी है? अंत में बनाया जाता है चिट्ठा। क्या बनाया जाता है? चिट्ठा। चिट्ठे में क्या लिखोगे? 31 मार्च 2015 को, ऐसे लिख देना बस। ठीक है, और कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से। इस तरह से हम लोग कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा कॉलम क्रिएट हो जाएगा, ये बन गया हमारा कॉलम। ये तुम्हारा दायित्व पक्ष है, ये राशि का पक्ष है, ये संपत्ति का पक्ष है, और ये राशि का पक्ष है। ठीक है, चलो समझो। जैसा कि फॉर्मेट में आपको मैंने सिखाया था, सबसे पहले अपन दायित्व शुरुआत करेंगे। बोलो दायित्व में सबसे पहले क्या लिखोगे? पूंजी। देखो बताओ पूंजी कितना दिया? तलपट में देख के बताओ। 20,000। 20 और 2 में अंतर नहीं पता? 20,000। अब इसमें याद करो क्या प्लस किया करते थे? शुद्ध लाभ। अभी लिखा रहे ना शुद्ध लाभ कितना है? देखो 4770 आया ना। अब इसमें क्या घटाया करते थे? याद करो, आहरण। क्या चेक करो कहीं आहरण दिया है क्या? नहीं दिया है, छोड़ दो। फिर घटाया करते थे आयकर। क्या दिया है? तो उसको भी छोड़ दो, दिमाग में रखना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, तो बस जोड़ के बाहर निकाल दो 24,770। फिर आपको सिखाया गया था दायित्व के बारे में। तो स्थायी दायित्व में क्या क्या? कोई देखो चलो चेक करो, कोई ऋण विण है? दायित्व जो भी दायित्व नाम लिखते जाओ, खोलो। कोई ऋण विण दिख रहा है क्या? नहीं सर नहीं दिख रहा है। क्या कोई लेनदार दिख रहा है? हाँ सर लिख रहा है। तो लिखो विविध लेनदार, तो लिख लो विविध लेनदार, विविध लेनदार। ठीक है, और कोई देवी पत्र कितना है? विविध लेनदार 4600। अब चेक करो क्या कोई देवी पत्र वगैरह दिख रहा है क्या? चेक करो, याद करो, फॉर्मेट याद करो। देवी पत्र वगैरह दिख रहा है क्या? चेक करो, दिमाग में बैठाओ। क्या कोई देवी पत्र है? नहीं है सर, छोड़ दो। नहीं है ना कहीं भी देवी पत्र? नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके अलावा बैंक अधिविकर्ष नहीं है सर। क्या कोई अदत्त व्यय, पूर्व कोई अदत्त व्यय, अग्रिम आय? नहीं है सर। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं संपत्ति में। संपत्ति में सबसे पहले बड़ा संपत्ति लिखोगे, भूमि व भवन। चेक करिए क्वेश्चन में कहीं भूमि व भवन है क्या? हाँ सर है भवन, तो भवन लिख दो सीधा संपत्ति में। कितने रुपए का भवन है? 10,000 का। फिर याद करो कोई प्लांट या मशीन है क्या? हाँ सर मशीन है 4,000, तो फिर मशीन लिखो। याद कर करके लिखना पड़ेगा ना, फॉर्मेट जो लिखाया हो। मशीन कितना दिया है? 4,000 रुपये। इसके पश्चात याद करो कोई फर्नीचर वगैरह है क्या? कोई उपस्कर है क्या? चेक करो। हाँ सर है वो भी, तो फिर उसको लिख दो, फर्नीचर को लिख दो। कितना दिया है? 1,600।
फिर याद करिए आप लोग, क्या कोई देनदार या कोई मतलब कोई विनियोग है क्या? नहीं सर। कोई गाड़ी वाड़ी है क्या? नहीं है सर। क्या कोई ख्याति वाती है क्या? सर नहीं है सर। ठीक है, अभी संपत्ति में आ जाओ। संपत्ति में कोई देनदार है क्या? स्टेप बाय स्टेप याद करो। देनदार है क्या? देनदार, हाँ सर है, विविध देनदार है ना सर, विविध देनदार है। कितने रुपए का देनदार है? देखो 6800 का। फिर याद करो कोई प्राप्ति पत्र है क्या? हाँ जी सर है, प्राप्ति पत्र भी लिख लो। प्राप्ति पत्र कितने रुपए? प्राप्ति पत्र कितना है प्राप्ति पत्र? देखो 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 कितना है बॉस, 1470, 1470 है। ठीक है, इसके पश्चात याद करो कोई हस्तस्त्र रोकड़ ओकड़ है क्या? हाँ सर नगद है ना सर, हस्तस्त्र रोकड़ है ना। कितने रुपए का रोकड़ है? 2000 रुपए का रोकड़ है। फिर याद करो कोई बैंक में रोकड़ ओकड़ है क्या? नहीं सर, बैंक में रोकड़ तो नहीं है। बस हो गया मेरे ख्याल से, और कुछ भी नहीं है। अब अंत में क्या था? अंतिम स्कंद, संपत्ति है ना अंतिम स्कंद, तो लिख लो अंत में अंतिम स्कंद। संपत्ति पक्ष में लिख लेना अंतिम स्कंद कितना? 3500। आप बोलोगे सर अंतिम स्कंद की आपने एंट्री 2 बार की। आपने सिखाया है कि कोई भी चीज की एंट्री एक ही बार होगी, लेकिन आपने तो अंतिम स्कंद की एंट्री 2 बार कर दी। मैंने सिखाया कि जो चीजें तलपट के अंदर दी हुई उसकी एंट्री कितने बार होगी? 1 बार। जो चीजें तलपट के बाहर दी होती उसकी एंट्री 2 बार। इसलिए अंतिम स्कंद तलपट के बाहर था ना, करके 2 बार हुआ है। समझ आ गया? बाकी बाद में। क्लियर? अब टैली कर लो, टोटल कर लो। और कोई संपत्ति छूटा तो नहीं बॉस? बता दो, छूटा तो बता दो। सब हो गया? बस चलो टैली करो। देखना जब बैलेंस शीट का टैली करोगे ना, जब चिट्ठे को आप टोटल करोगे, टोटल देखना इक्वल ही आएगा। क्या आएगा? टोटल ऑलवेज इक्वल आएगा। चलो टोटल करते हैं। 24 4 28, 28 हो गया। ठीक है, 7 6 13, 7 6 13 नहीं सॉरी गलत हो गया क्या? 7 6 13, हाँ 1300, 1370। तो 28,000 में 1370 जोड़ दो, 29,370, 29,370। वैसे इसका टोटल करो। चलो टोटल करें। चलिए देखिए, पहले 10,000 है, 10 4 14, 14 और 1 15,000, 15 और 6 21,000, 21 और 1 22 और 2 24 और 3 24 और 3 27,000। तो 27,000 हो गया, अलग रख लो 27,000। इसके पश्चात 6 8 6 14, 14 और 4 18, 18 18 और 5 23, 2300 ये हो गया। ठीक है, 2300 हो गया। इसके बाद खाली 70 अकेला है तो 70 रख लो। तो 0 7 3 9 और 2 29,370। देख लो बॉस, दोनों तरफ का टोटल क्या आया? बराबर। यानी सारे कार्यक्रम जो किए वो बिल्कुल क्या किए हैं? करेक्ट किए हैं। क्लियर है आप सभी को? ऐसे ही बनाया जाता है व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। ठीक है, कल आपका होमवर्क क्या रहेगा? घर जाके व्यापार, जो मैंने अभी तक क्लासेस में पढ़ाई है, व्यापारिक खाता पढ़ाया, लाभ हानि खाता पढ़ाया, चिट्ठा पढ़ाया, प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, पूरा बताया ना। कल अच्छे से याद करके आना, पूछेंगे हम आप लोगों से। ठीक है, अभी फिलहाल घर जाके क्या करोगे? इसी क्वेश्चन को बना के लाना। घर जाके यही क्वेश्चन को फिर से आप क्या करके लाना? बिना देखे बना के लाना। अमाउंट आप डबल कर लेना। अमाउंट क्या कर लोगे? डबल कर लोगे। समझ गए? चलिए, थैंक यू बच्चों।